नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम 12th के सिलेबस का फिजिक्स का एक सेकंड पेपर ऑप्टिक्स या प्रकाशिकी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश के डेफिनेशन या लाइट के डेफिनेशन से शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो खुद ना दिख के हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। प्रकाश के बिना हमें कुछ नहीं दिखाई दे सकता। अगर जैसे रात्रि हो जाती है उस समय सूर्य का प्रकाश हमें नहीं मिलता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हमें अन्य वस्तुओं को देखने में मदद करता है, ना कि खुद दिखता है। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेव होता है उसी का एक हिस्सा है। उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है या वेवलेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर आसपास का होता है, इंफ्रारेड से पहले के और परावैंगनी के बाद के। परावैंगनी के बाद बैगनी और इंफ्रारेड से पहले रेड, इस बीच के बैंड का जो भी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो वो प्रकाशमान होता है, वो मतलब इस तरह का एनर्जी डेविएट करता है या प्रोपेगेट करता है किसी मीडियम में कि वहाँ की वस्तुएं दिखने लगती हैं। तो प्रकाश क्या है? एक एनर्जी है, या बेसिकली कह सकते हैं कि एक ऐसा माध्यम है जो हमें अन्य वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश बनता किससे? तो प्रकाश को हम कहते हैं कि डुअल नेचर का होता है, वेव नेचर का भी होता है, पार्टिकल नेचर का भी होता है। पार्टिकल नेचर का हम कहें तो जो फोटान होता है वो प्रकाश का जो मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है, बोलते हैं कि प्रकाश फोटान फोटान के माध्यम से ट्रेवल करता है। जैसे कोई भी हम बस या ट्रेन को जिससे भी जानते हैं उसी तरह प्रकाश जो है वो फोटान के माध्यम से ट्रेवल करता है। और चूँकि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रेवल होने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिना किसी मीडियम के निर्वात या वैक्यूम वो जगह है जहाँ पे कोई किसी प्रकार की गैस नहीं पाई जाती है। तो किसी प्रकार की गैस नहीं पाई जाएगी तो वहाँ पे किसी प्रकार का पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। तो प्रकाश बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल करते हैं। और ये भी है, प्रकाश की सर्वाधिक चाल वैक्यूम में ही होती है जो कि लगभग होती है 2.99 समथिंग इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम एक एक्यूरेट फिगर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड बोलते हैं प्रकाश की निर्वात में। हालांकि कांच में या जल में प्रकाश की चाल थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मैलान में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में घटकर 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो प्रकाश बेसिकली खुद ना दिख के हमें अन्य वस्तुओं को देखने में मदद करती है। आज हम प्रकाश के बहुत बेसिक टर्म को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि मतलब भविष्य में बाद में आगे कक्षाओं में प्रकाश पढ़ते समय अगर ये टर्म आपके सामने आते हैं या आप अचानक से आपको देखें तो आपको ध्यान में आए कि हाँ ये टर्म हमने पढ़ा है, इसका मतलब ये होता है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि प्रकाशिक स्रोत क्या है या प्रकाशित स्रोत क्या है, लाइट के सोर्स क्या हैं। तो लाइट के सोर्स की बात करें तो कुछ उसके आधार पर हम वस्तुओं को कैटेगराइज करेंगे। तो कुछ वस्तुएं होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, कुछ होती हैं अदीप्त वस्तुएं होती हैं, कुछ होती हैं पारदर्शक होती हैं, अर्धपारदर्शक होती हैं और अपारदर्शक वस्तुएं होती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस बॉडीज क्या होते हैं? ऐसी वस्तुएं जो खुद से ऊर्जा उत्पन्न करें या उनके अंदर कोई रासायनिक क्रिया हो जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न हो, प्रकाशिक ऊर्जा उत्पन्न हो, उसे हम कहेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती है। मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये वस्तुएं क्या हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके पास अपनी एनर्जी नहीं होती, किसी और वस्तु से जो भी किसी जैसे सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश होती है उससे एनर्जी लेकर ये उदयमान होती हैं या चमकती हैं। जैसे हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है जिसकी वजह से चंद्रमा हमें दिखाई देता है, या हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उस पर भी जब दिन होता है तो उस पर प्रकाश पड़ती है तो हमें दिखाई देता है, या अंधेरे में लाइट का बल्ब का प्रकाश पड़ता है तो हमें दिखाई देती है वस्तुएं। तो जो वे वस्तुएं जो
खुद से ना दिखें, केवल दिखने के लिए किसी न किसी प्रकाश अन्य माध्यम अन्य वस्तु से उत्पन्न प्रकाश की आवश्यकता हो, वे अधिप्त वस्तुएं। पारदर्शक वस्तुएं क्या होती है? पारदर्शक वस्तु ऐसी वस्तुएं जिनमें प्रकाश आसानी से पार कर सके, पारदर्शक वस्तुएं। जैसे कांच है हमारा सबसे सिंपल एग्जांपल। अर्धपारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं? अर्धपारदर्शक या ट्रांसलूसेंट बॉडीज बोलते हैं इसको। तो ये वस्तुएं होती है, जैसे इनमें क्या होता है कि प्रकाश पूर्ण रूप से न पार करके प्रकाश का कुछ हिस्सा उसमें मतलब पार कर जाता है, कुछ हिस्सा उसी में अवशोषित हो जाता है या वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चला जाता है। जैसे हम कहें तो अगर कोई कागज़ है भीगा हुआ है तेल में, तो उसमें हम देखेंगे कि प्रकाश तो पार करेगा लेकिन कम प्रकाश पार करता है। इसी तरह अपारदर्शक वस्तुएं या ओपेक बॉडीज जैसे हमारा हाथी है, यहाँ पे अगर हम इस साइड में प्रकाश जला रहे हैं तो दूसरे साइड में यहाँ से अगर हम एक टार्च लेके यहाँ से जलाएं तो दूसरे साइड में यहाँ से प्रकाश मिल जाएगा, तो एक ओपेक मीडियम है। या कोई भी जैसे दीवार है, दीवार के उस पार अगर इस पार प्रकाश से दीवार के उस साइड प्रकाश नहीं जाएगा अगर हम यहाँ से टार्च जलाएँ तो, या कोई भी बल्ब वगैरह जलाएँ तो क्या होगा कि जो मतलब अपारदर्शक वस्तु या ओपेक बॉडीज होती हैं वो प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है या उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। हम प्रकाश के गुण की चर्चा करेंगे। प्रकाश के गुण में सबसे पहला गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, सरल रेखीय गति करती है। इसको प्रूव किया था फर्मेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रूव किया था कि प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। जैसे हम उसका मतलब घर पे अपने प्रयोग कर सकते हैं। क्या करें, एक दफ्ती ले लें, दो दफ्ती ले लें, एक इधर रख लें, एक इधर रख लें और यहाँ से एक और दफ्ती रख लें, उसमें छेद कर लें। तो हम जब छेद करेंगे प्रकाश छेद के मतलब प्रकाश यहाँ से हम प्रकाशित करें एक बल्ब से, यहाँ से जैसे हम बल्ब जलाएंगे तो यहाँ क्या होगा कि दफ्ती के अंदर जो छेद है उससे लाइट ट्रेवल करके और यहाँ पे आके टकराएगी दूसरे जगह पे, तो उससे दिखेगा कि हाँ यहाँ से अगर लाइट निकल रही है, लाइट बीम, और यहाँ आके टकरा रही है, तो इसका मतलब है कि प्रकाश सीधी रेखा में। वहीं हम एक ऐसा दफ्ती यहाँ रख दें कि जिससे कि प्रकाश पूर्ण रूप से इधर ही रुक जाए, तो क्या होगा कि प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाएगी, न प्रकाश ऐसे होके ऐसे नहीं जा सकती है। जैसे हम इसको कहें कि अगर मान लेते हैं ये एक प्रकाशिक स्रोत है और हमने एक बीच में एक यहाँ पे हमने एक उसका इमेज टेस्ट कर रहे हैं कि इमेज क्या बन रहा है इसका, तो क्या प्रकाश क्या होगी, एक प्रकाश या तो सीधी रेखा में यहाँ आ सकती है ऐसे होके, या फिर ऐसे होके आ सकती है, ऐसे होके आ सकती है प्रकाश, या फिर ये रूट अपना सकती है प्रकाश, कोई भी रूट अपना सकती है। तो क्या होगा कि प्रकाश फॉर्मेट के अनुसार लाइट फॉलोज द स्मॉलेस्ट रूट है, यानी कि जो प्रकाश होती है वो सबसे छोटे पाथ को फॉलो करती है। इसका हमने बताया दफ्ती का जो एग्जांपल है वो सबसे शानदार एग्जांपल है कि उसे हम अपने घर पे ही होके ये टेस्ट कर सकते हैं कि प्रकाश कैसे ट्रेवल करती है, सीधी रेखा में कैसे ट्रेवल करती है। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें, कोई भौगोलिक घटना देखें तो क्या हो सकती है, जैसे चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ये हमारे दैनिक जीवन में हमने देखा है कि महीने में किसी महीने में चंद्र ग्रहण होता है तो घर पे लोग कहते हैं कि ये ना करो वो ना करो। तो कहीं कहीं हम तो जानते उसके एग्जांपल से अवेयर हैं, बट हमें नहीं पता चलता कि वहाँ पे प्रकाश क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आती, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। और जैसे मान लो कि ये हमारा सन है, ये हमारी पृथ्वी है, और बीच में अगर यहाँ पे मून आ गया, चंद्रमा आ गया, तो क्या होगा, प्रकाश चंद्रमा की वजह से सूर्य का प्रकाश हमारे अर्थ पे नहीं आ पाएगा और हमें प्रकाश सूर्य नहीं दिखाई देता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे सूर्य ग्रहण लग गया है। इसी तरह से अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्रमा पर प्रकाश, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा पे प्रकाश सूर्य का नहीं जाता है क्योंकि बीचों बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है, जिस वजह से प्रकाश सूर्य पे जाता नहीं, चंद्रमा पे जाता नहीं और प्रकाश हमें दिखती नहीं है। तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। आगे देखें, प्रकाश के दो नेचर होते हैं, मैंने बताया है, एक तरंग प्रकृति होता है, एक कण प्रकृति का होता है। इसको हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इसका मतलब ये है कि उसमें विद्युत तरंग भी होती है और चुम्बकीय तरंग भी होती है। चुम्बकीय तरंग और विद्युत तरंगें एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
मतलब वाइब्रेट करती हैं, और जो हमारी प्रकाश होती है वो ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो अगर हम देखें कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है कितने समय लेता है, तो 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में। देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन या प्रकाश का परावर्तन की बात करें तो क्या होता है कि एक ये तल है, मान लेते हैं एक ऐसा तल है जिसके नीचे का हिस्सा जो है वो पेंटेड है, प्रकाश इस पार से उस पार नहीं की जा सकती, कलई किया हुआ हिस्सा है नीचे वाला हिस्सा, और ऊपर वाला हिस्सा चमकदार है। ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है वो चमकदार है, और नीचे का हिस्सा जो है वो कलई किया गया। तो जब यहाँ से प्रकाश आएगी और इस मीडियम पे टकराएगी, यहाँ पे टकराएगी, मान लेते ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण है तो नीचे वाला हिस्सा, जैसे हमारे घरों में जो दर्पण होता है जिसमें हम अपनी तस्वीर देखते हैं, तो वो समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जो हमारे शरीर से जो प्रकाश टकराता है वो टकरा के उस पे जाता है, दर्पण पे जाता है, और फिर वो इमेज हमें दिखती है। वहाँ से वो इमेज टकरा के हमारी आंखों पे बनता है, तब हमें अपनी इमेज वहाँ पे दिखती है। तो इसी तरह से उसमें क्या होता है कि नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो कलई किया होता है या पेंट किया होता है। तो हम इसी तरह से ले लेते हैं कि ये समतल दर्पण है, यहाँ पे एक ये एयर मान लेते हैं, एयर है हवा पे रखा हुआ। तो क्या होगा कि एक प्रकाश यहाँ से इस मीडियम पे टकराएगी, तो यहाँ से टकरा के ये फिर उसी मीडियम में, एयर में ही वापस चली जाएगी। ये प्रकाश आ रही है और ये प्रकाश जा रही है। अगर हम इसको ए कह दें, ए भी प्रकाश आ रही है और बी सी प्रकाश तल से टकरा कर वापस जा रही है, तो इसी को हम कहें कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है या प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्शन के बाद से रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के 2 रूल होते हैं। तो जब रूल की बात करेंगे तो पहला रूल होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा नॉर्मल यानी कि अविलंब। यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो हमें मिलेगा ये जो है ये बी एन अगर ये अविलंब है यहाँ से 90 डिग्री पे, तो इसे हम अविलंब कहेंगे। तो तब प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब एक ही तल में होंगे। एक ही तल से मतलब क्या है यहाँ पे, अब एक ही तल की बात करें तो प्लेन आप सबने देखा होगा। प्लेन मतलब एक ऐसा जो हमारी दीवार होती है, घरों की दीवार होती है, छत होती है, तो एक प्लेन होता है। तो एक उसको हम एक तल मानेंगे, तल मतलब प्लेन, तो उसको एक तल मानेंगे। मान लेते हैं जैसे ये एक प्लेन है, तल है, और ये प्रकाश का आपतित किरण, या इसको हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, और ये नॉर्मल अविलंब। तो ए बी इंसिडेंट रे, बी सी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल बी एन है। तो क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा और नॉर्मल, ये एक ही तल में पाए जाए। एक ही तल से मतलब है कि ये जैसे ये एक तल है, इसको अगर हम यहाँ से इस पर ऐसे करें तो तीनों के तीनों किरण, जैसे इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इसी तल पे दिखे। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे 3 पेन लेके चेक कर लेते हैं। 3 पेन है, मान लेते हैं ये एक पेन है, ये एक पेन है, और एक पेन ये है। ये है, इसको मान लेते हैं इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ से अगर हम एक प्लेन ऐसे डालेंगे तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों इसी प्लेन में होने चाहिए। ये नहीं कि ये ऐसे है और ये ऐसे हो जाए, ये यहाँ हो जाए, ये यहाँ हो जाए, ये यहाँ हो जाए, ताकि हम अगर प्लेन इसमें डालें तो प्लेन से ये बाहर हो जाए। प्लेन से बाहर कभी नहीं होता है, ये इसी में आएगा, प्लेन में ही आएगा। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो एक बार और बताता हूँ।
जैसे ये है, ये ऐसे नहीं हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए और हम परपेंडिकुलर एक प्लेन इसमें डालें तो ये पेन जो है ये इंसिडेंट रे ये बाहर हो जाए। ये हमेशा इसी में आएगा। जैसे अब सिंपली इसको देखें, एक प्लेन मान लेते हैं, ये हाथ है, तो अगर ये प्लेन है इसको हम डालेंगे तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे तीनों एक ही प्लेन में आएगा। जैसे ये है, ये पेज भी है जो ये एक प्लेन है। प्लेन की बात करें तो पहला नियम ये होता है। दूसरा नियम होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ये बराबर होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अविलंब नॉर्मल एक ही तल में होंगे। पहला नियम ये होता है प्रकाश के परावर्तन का। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होंगे। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम ये होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब एक ही प्लेन में होंगे और इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। इसके साथ अगर यहाँ पे एक छोटा सा टर्म और बता देते हैं। एक होता है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है आई, ये ऐसे इतना बढ़ जाए, इसको बढ़ाते जाएं, नॉर्मल से ये कोण जो बन रहा है आई, ये नॉर्मल से जो कोण आई बन रहा है ये ऐसे बढ़ा, इतना इंसिडेंट रे और नॉर्मल में के बीच का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये इतना हो, जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस तल के पैरेलल चलना शुरू हो जाए। जैसे ये इस पे ये इंसिडेंट रे आ रही है, इस पे टकराए, इस समतल पे टकराए और इसी के पैरेलल हो जाए। अगर इसी के पैरेलल हो जाती है तो जो ये नया कोण बनेगा ये क्या होगा, क्रिटिकल एंगल रहेगा या क्रांतिक कोण कहेंगे। एक बार फिर समझते हैं, दूसरे पेज पे समझते हैं क्रांतिक कोण को, फिर आगे रिफ्रैक्शन के रूल्स देखेंगे। पहले क्या है कि मान लेते ये नॉर्मल, ये तल है, ये नॉर्मल है, ये नीचे का हिस्सा ये ऐसे साइन दिखाता है कि नीचे का हिस्सा पेंटेड है या कलई किया हुआ है। अब जो इंसिडेंट रे है वो इतना अधिक हो, इस एंगल पे आए, इस नॉर्मल से इतने अधिक एंगल पर हो कि जो ये इंसिडेंट रे आई आर मान लेते हैं, ये जो आई इंसिडेंट रे इंसिडेंट पूरा लिख लेते हैं। इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे ये अभिलंब से उस एंगल पे टकराए, अभिलंब से इस एंगल पे टकराए, एंगल सी दे देते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे जो हमें इधर दिख रही थी वो इस तल के पैरेलल चलना शुरू हो जाए। ये जो तल है उसी के पैरेलल यहाँ पे चलना शुरू हो जाए, ना कि उस मीडियम में वापस जाए और ना ही इसको पार करे, इसी तल के पैरेलल ऐसे चलना शुरू हो जाए। तो इस एंगल को, जो एंगल सी है, इसे हम कहेंगे क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम
अपवर्तन के नियम की बात करेंगे या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे एक तल फिर बनाते हैं, ये मान लेते हैं नीचे का हिस्सा जो है ये पूरा, नीचे हिस्सा जो भी है ये नीचे का हिस्सा ये शीशा है या जल है, कुछ भी मान लेते हैं, और ऊपर का हिस्सा जो है ये एयर है। तो यहाँ से हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये अविलंब हम ड्रा करते हैं। अब ये अविलंब दोनों मीडियम में होगा। इसको हम मान लेते हैं एयर है, इसको हम N1 बोल देते हैं। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम आगे क्लासेस में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आगे इसमें। और ये मान लेते हैं ये ग्लास है, इसका हम मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो जब यहाँ पे कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे टकराएगी स्थल पे, इसको हम मान लेते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये एंगल I और ये है, ये हमारा अविलंब है, इसको B, ये A है, ये अविलंब AB हो गया। ये इंसिडेंट रे AB मान लिया, BN जो हमारा अविलंब है, तो इसको हम N डैश कर लेते हैं। और जो रिफ्रैक्टेड रे है ये मीडियम में पार कर जा रही है, रिफ्रैक्टेड रे है ये C मान लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन मतलब जब प्रकाश किसी मीडियम पे टकराए, जैसे ग्लास है, पारदर्शी ग्लास है, टकराए और उसी मीडियम में चला जाए, तो उसे हम कहेंगे कि ये प्रकाश का रिफ्रैक्शन है, प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश जिस मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में टकराएगी तो दूसरे मीडियम में पास कर जाती है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात करें। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? पहला होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। ये नॉर्मल जो हमने यहाँ पे बनाया है नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। अगेन हम देखेंगे, मान लेते हैं ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल। अब अगर इस पर हम एक प्लेन डालें, चलिए हम थोड़ा सा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे दिख रहा है, तो अगर इस पर हम एक प्लेन डालें तो तीनों के तीनों नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे तीनों उसी प्लेन में लाई करेंगे। जैसे ये पेज अगर एक प्लेन है और इस पर एक इंसिडेंट रे इसके पैरेलल जा रही है, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल पार कर रही है उस मीडियम को, तो जो नॉर्मल होगा ये तीनों एक ही मीडियम में पाए जाएंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। आगे तो पहला नियम दोनों में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों में पहला नियम कॉमन होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। लेकिन दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको R लिखते हैं। एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं कि जब कोई भी प्रकाश एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में पास करती है, तो क्या होता है कि अगर दूसरा मीडियम डेंसर मीडियम होगा तो क्या करेगी, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। जैसे मान लीजिए ये सीधा आ रहा, ये मान लेते हैं कि ये प्रकाश ये भी जो है ये सीधा आ रहा था, और ये ग्लास एयर से डेंसर मीडियम में है, तो थोड़ा सा ये प्रकाश क्या होगी, BC जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल की तरफ हल्का सा झुक गई है। वही अगर ऊपर वाला ग्लास होता, नीचे वाला एयर होता, तो ये नॉर्मल जो इसका डायरेक्शन ये कहीं यहाँ से जाती। तो प्रकाश के रिफ्लेक्शन में ये होगा कि जो प्रकाश है वो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो अविलंब की तरफ झुक जाएगी, और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी तो अविलंब से दूर जाती है। तो ये तो कुछ मतलब फैक्ट हो गए, जो कि कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो गया जो कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बारे में। तो आगे देखते हैं तो क्या होगा कि जो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही प्लेन में होंगे या एक ही तल में होंगे। दूसरा नियम क्या होता है कि साइन ऑफ इंसिडेंट रे यानी कि I तथा साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, साइन ऑफ
एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो होगा वो दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि n1 डिवाइडेड बाई n2, इसको हम 1 एंड 2 कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके मतलब अगली कक्षाएं और डीप नॉलेज, मतलब ये तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास कह सकते हैं ऑप्टिक्स के या प्रकाश के विषय में, बट पूरा का पूरा 12th के फिजिक्स के सेकेंड पेपर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा इसमें, और फर्स्ट पेपर का भी साथ साथ चलेगा दूसरे क्लासेस में। तो